नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित। आज हम आए हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सिवाना के अंदर। हमारे साथ में शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी हैं। स्कूल के लिए किन किन सुविधाओं का अभाव है या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ग्राउंड कैसा है, शिक्षकों की भर्ती हुई या नहीं हुई है, या यहाँ पे किन किन असुविधाओं का प्रचलन चल रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, हम शिक्षकों के साथ में भी और विद्यार्थियों के साथ में भी। सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स अपने ये टैक्स पद्धति के ऊपर। जो आपका टैक्स कटता है और उसके साथ में आपको पेंशन जो मिल रहा है, पहले ओपीएस लागू था। यहाँ पे लगभग ओपीएस कितने लोगों का अभी, आपका आपका और आपका लगभग 4-5 लोग ही है जिनका ओपीएस चालू है, यानी कि जो 2004 से पहले थे उनका ओपीएस है, उसके बाकी के सबका एनपीएस है। एनपीएस तो है ना आपका? दोबारा ओपीएस लागू हो गया। लागू हो गया। हाँ, अच्छा, कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिया था। कांग्रेस की सरकार में वापस ओपीएस लागू हो गया था, लेकिन जो 2023 के बाद में जो लग रहे हैं उनका एनपीएस से लागू है ना। तो ये जो ओपीएस सुविधा थी उसमें और एनपीएस में क्या विशेष अंतर है, आप बताएंगे? जीवन भर व्यक्ति सेवाएं देता है। हम्म। सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका जीवन चलायमान रखने के लिए, आजीविका के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत दी जाती है ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से संचालित हो सके। एनपीएस में नेशनल गवर्नमेंट ने काम किया था कि जो इक्विटी और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड किया पूरा। जो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर मार्केट में ज्यादातर होता है, इसलिए लोगों को विश्वास कम रहता है कि भाई जब भी मार्केट टूटा और उसी दिन हमारा पेंशन कैलकुलेट हुआ तो फिर नुकसान होगा, इसलिए सभी लगभग लगभग मेरे ख्याल से विरोध करते हैं। क्या ये सत्य है? एनपीएस आने वाले कर्मचारियों के लिए आजीविका का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए सरकार ने ओपीएस है वो चालू रखी है, वापस पुनः चालू कर दी है। यानी 2023 तक की भर्ती के लिए था, मैंने सुना उस वहां तक। अभी ये भी तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे स्कूल के अंदर शिक्षकों की बहुत कमी है। हाई स्कूल के अंदर कितने शिक्षक हो तब पर्याप्त मात्रा में होते हैं? शिक्षक तो ऐसे पर्याप्त है, लेकिन कॉमर्स फैकल्टी के लिए थोड़ी भर्ती निकली है, तो नई भर्ती में 2-3 जने आ जाएंगे, बाकी स्टाफ ऐसे पूर्ण है। बराबर। अब मैं विद्यार्थियों से मैं पूछूंगा किसी को, आप सब जितनी संख्या में हो उतने सब क्यों नहीं आ रहे हो? सर सबको रिक्वेस्ट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो फिर आप सभी बहुत लेट पहुंचते हो हमेशा, है? कौन खड़ा होगा ये बताओ कि क्यों नहीं आते हो? भरत खड़ा हो जा, बताओ कि सभी विद्यार्थी लेट आने में क्यों इच्छा रखते हैं, पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि उनकी पढ़ाई की नियत नहीं है और वो घर पे रहते हैं, लेट आना चाहते हैं इसलिए। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि बच्चों की नियत नहीं है पढ़ने में, इसलिए वो घर पे रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये बता सकते हैं आप कोई? क्या आज से आप कभी लेट आएंगे? नहीं सर। जोर से बोलो। नहीं सर। ठीक है। बच्चों को आप ऐसा क्या कहेंगे कि ये जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं ले, जो बच्चे, ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे नहीं लेते, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं उनसे आप ऐसा क्या कहेंगे जिससे इन बच्चों को लगे ना भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है? हम प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको भी उनके अभिभावकों को सूचना पहुंचाते हैं कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, हैं, क्योंकि अगर विद्यालय नहीं आएंगे हैं तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो हम अपना जितना भी पूर्ण प्रयास है, हम बच्चों को 100% स्कूल में आने के लिए हर दिन ताकि सुनहरा बन सके। अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो अगला सत्र है जो चालू होगा वो 1 अप्रैल को होगा। आपको क्या लगता है ये राजस्थान के वातावरण के लिए, पर्यावरण के हिसाब से वो सुचारू रूप से रहेगा?
राजस्थान सरकार ने अभी योजना लागू की है कि 1 अप्रैल से सत्र चालू करेगा, परंतु वो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग चालू किया गया है, जबकि राजस्थान के एनवायरनमेंट के हिसाब से ऐसा ही नहीं है। सही नहीं है। यानी कि जब स्कूलें चालू होती है तो लगभग लगभग धूप बहुत ज्यादा रहती है अप्रैल महीने में, मई महीने में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धूप तो रहती है, इसमें के बारे में हम क्या कहें। क्योंकि ये जब स्कूलें 1 अप्रैल से खुलेगी जी तो बच्चों को ज्यादा धूप लगेगी, तो जी उसमें ये जो अभी चालू हो रहा है 1 अप्रैल से सत्र, तो उसमें कैसे सेटअप हो पाएगा? नहीं, वैसा यदि देखा जाए, यदि धूप का सबसे पीक जो माह रहता है वो जून व जुलाई ही रहता है। यदि अप्रैल में रहेगा तो बच्चों के लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मौसम एकदम बैलेंस में रहेगा और इस वक्त का सही यूटिलाइज हो जाएगी। बच्चे स्टार्टिंग में ही जुलाई 17 से पहले आएंगे तो फ्रेश होके, उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का त्योहार भी बीच में नहीं आता, तो अच्छी तरह से वो इनके पढ़ाई में भी कोई बाध्यता आएगी नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सही है टाइम। आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा? नहीं, यदि सरकार किसी चीज के पीछे पड़े और यदि अध्यापक अपना 100% दे तो सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। यानी कि इसको सफल करने के लिए क्या जो प्रथम यूनिट जो होता है, पहला टेस्ट, क्या वो जरूरी हो जाए तो अच्छा होगा, या फिर वैसे भी सफल हो सकता है ये? वो एडमिशन प्रक्रिया रहेगी अप्रैल से हैं, और कुछ पाठ्यक्रम भी उनको पहले एडवांस में हो जाएगा, और ये समान परीक्षा लागू की है ताकि जो केंद्र सरकार परीक्षा लेती है सीबीएसई की, उसी के अनुरूप आरबीएसई की परीक्षा भी हो, इसलिए ये प्रयोग किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट जो यूनिट होगा, जो पहला टेस्ट होगा, उस वो ये जो पहला भी सत्र चलेगा 1.5 महीने का, 15 मई तक, क्या उसमें हो जाएगा या फिर जुलाई में रहेगा? अभी ये शिविरा पंचांग आने के पर ही मालूम चलेगा। यानी कि अभी तक पूरी सूचना आप तक पहुंची नहीं हाँ, है। पूरा पंचांग आता है ईयरली का, हाँ। उसमें मालूम पड़ता है। यहाँ पे स्कूल के अंदर स्टेडियम जैसी कोई सुविधा नहीं है। हाई स्कूल का जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है, लेकिन बाकी जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, खेलने के लिए इतना व्यवस्थित ग्राउंड है, फिर भी वो सारी सुविधाएं नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सरकार से? विद्यालय में वैसे ग्राउंड देखा जाए तो पर्याप्त है और कुछ खेलने की सुविधाएं भी पर्याप्त है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि अधिक से अधिक सुविधाएं होनी चाहिए खेलने की, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्पोर्ट्स में बच्चे अगर अच्छे होंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उनका कैरियर भी बनेगा, इसलिए खेल की सुविधा होना बहुत जरूरी है। क्या स्कूल के अंदर खेल कूद का पीरियड आ रहा है अभी? हाँ, आ रहा है बिल्कुल। आप लोग कितनी रुचि दिखाते हो खेल कूदने में, ये बताओ। क्रिकेट कौन खेलना चाहता है यहाँ ग्राउंड के अंदर? बस फुटबॉल, फुटबॉल एक दो ही, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। देखिए, जब तक आपकी रुचि नहीं रहेगी ना, तब तक टीचर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी रुचि के अनुसार ही उनकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है ना? इसलिए आपको खुद को भी अपने पीटीआई टीचर के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमें इस खेल में रुचि है, हमें खिलाइए, तभी जाके होगा। आपको पीरियड मिल रहा है, वो आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, इसके मतलब यही है कि आप तक नहीं ले रहे हो। ठीक है, हम बात करेंगे दीपक जी से। अपने मूवी में भी काम किया, तो क्या यहाँ पे कोई एक्टिंग की क्लासेस चालू हो स्कूल के अंदर? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हमारा लगभग प्रयास रहता भी है कि हम ऐसी कला वाली गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। लेकिन क्या होता है कि बच्चों की तरफ से भी कुछ रुझान हमें मिले तो हम इसमें और सक्रियता से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार नाटक करवाने के लिए प्रयास किए भी गए हैं मेरी तरफ से, और पर थोड़ा अगर बच्चे भी रुचि दिखाएं तो अच्छा काम हो सकता है। सही बात है। कुल मिला के बच्चों की रुचि पे आके अटक रहा है सब कुछ। अगर आपकी रुचि नहीं होगी तो आगे कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। मैं एनसीसी के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा सर से कि यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं जो एनसीसी में भाग ले रहे हैं? अभी अपने हायर सेकेंडरी सिवाना में पिछले काफ़ी समय से एनसीसी है। पुराने समय में गांधी स्कूल बाड़मेर, कॉलेज बाड़मेर और सिवाना, ये 3 एनसीसी थी काफ़ी पुराने समय से।
3 इंस्टीट्यूट में एनसीसी थी। अभी सीमांत क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा इसको बढ़ोतरी देने पर काफ़ी संख्या में इंस्टीट्यूट है जो एनसीसी करवाते हैं। हमारे विद्यालय में एनसीसी के एनरोल्ड कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में 50 और सेकंड ईयर में 50 टोटल 100 कैडेट होते हैं। ए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी के लिए उस कैडेट की 75% से अबव अटेंडेंस होनी चाहिए और एक CATC कैंप होना चाहिए। ईयरली कैंप होता है, एक कैंप 10 डेज का वो क्वालिफाई होना चाहिए। वो करने के बाद में एग्ज़ाम होता है जो OMR सीट से होता है। उस एग्ज़ाम को अगर वो क्वालिफाई करता है तो ए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट जूनियर एजुकेशन में मिलता है ए सर्टिफिकेट, और उसके बाद बी और सी जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में मिलता है। बी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सेकेंड ईयर में मिलता है जो एक कैंप करने के बाद होगा। सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी बी क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए और एक कैंप होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट लेने के बाद में कैडेट कई सारी फील्ड डिफेंस में जा सकता है। ए सर्टिफिकेट के लिए भी डिफेंस में प्रायोरिटी है, बी के लिए भी है, सी के लिए भी है। सी सर्टिफिकेट होल्डर पहले जो अग्निवीर से पहले डिफेंस में भर्ती होती थी सोल्जर की, उसमें रिटन एग्जाम होता ही नहीं था सी वाले का। अभी जो अग्निवीर की जो प्रोसेस किया है मोदी सरकार ने, उसमें अपने सी सर्टिफिकेट वाले को डायरेक्ट सोल्जर में 20 नंबर जुड़ते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहता है तो अपना एक NDA होता है, 12th पास आउट के लिए NDA एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में ट्रेनिंग होती है, और एक कॉलेज पास आउट के लिए CDS होता है। तो अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो CDS एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। CDS पास आउट कैंडिडेट जो SSB इंटरव्यू देना चाहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देना जाएगा। CDS पास करने के बाद में जो इंटरव्यू होता है सी सर्टिफिकेट वाला डायरेक्ट इंटरव्यू देना जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। तो मैं सारे स्टूडेंट को और ऑल आर पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मैक्सिमम संख्या में NCC में एडमिशन दिलवाएं। अपने सिवाना में इस अपने विद्यालय में ये सुविधा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 9th में एडमिशन लें ताकि आपको NCC का बेनिफिट मिल सके। एक और मैं NCC के नाते मैं खुद A, B और C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। इसी विद्यालय का A सर्टिफिकेट हूँ और जालोर कॉलेज से B और C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। आपने खेलकूद के बारे में बताया था, तो ये अपने विद्यालय और सिवाना का क्षेत्र हॉकी के क्षेत्र में पिछले 50-60 साल से हब है हॉकी का। रघुनाथ सिंह जी PTI साहब को मैं याद करना चाहूँगा कि हॉकी में उस समय से पूरा फील्डअप किया हुआ है। अभी इस सत्र में अपने हॉकी का स्टेट गेम्स यहाँ पे हुए थे, जिसमें ध्यानचंद जी के सुपुत्र भी यहाँ पधारे थे। तो मैं आगे अपने जो सरकार है उनसे गुंजारिश करूँगा कि क्यों नहीं सिवाना में क्रिकेट एकेडमी खोली जाए। और ये हायर सेकेंडरी सिवाना का मैदान है जो एकदम परफेक्ट हॉकी के लिए है, जो मतलब परफेक्ट बैठता है। तो हायर सेकेंडरी सिवाना में क्यों नहीं, मैं MLA साहब से भी गुंजारिश करूंगा कि एकेडमी खोली जाए हॉकी की। हर साल इस सिवाना से आसपास के क्षेत्र से कई सारे लड़के अपने स्टूडेंट खिलाड़ी होते हैं जो स्टेट क्वालिफाई होते हैं, और इस बार तो 5 से 7 लड़के नेशनल खेलने गए हैं सिवाना के आसपास से। तो आदर्श बाल विद्या मंदिर ने अभी जो स्टेट का आयोजन करवाया था उसमें ध्यानचंद जी के सुपुत्र भी यहाँ पधारे थे, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो मैं गुंजारिश करना चाहूँगा MLA साहब से कि इस सिवाना हायर सेकेंडरी का कैंपस है, बहुत बड़ा मैदान है हॉकी के लिए, तो क्यों नहीं हॉकी की एकेडमी खोली जाए। राजस्थान सरकार से, अपने शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर साहब से और मिनिस्टर साहब से बात करके ये जो अपने स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल के लिए इस विद्यालय प्रांगण में, इस खेल मैदान में हॉकी एकेडमी खोली जाए। ये सारे विद्यार्थियों की गुंजारिश है, सारे स्टाफ की और सारी सिवाना पब्लिक की गुंजारिश है। धन्यवाद। आप और PTI जी हॉकी की लगभग ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। Yes, जब टूर्नामेंट आती है, यस, क्यों ना यही प्रोसेस टूर्नामेंट आती है तब करवाते हो, उसकी जगह पे स्कूल जब शुरुआत होती है तभी से ये प्रोसेस चालू रहे, तो हमारी पूरी स्कूल की टीम है पूरी की पूरी नेशनल नहीं जा पाएगी। हमारे विद्यालय में कई सारे गेम्स में लड़के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलने जाते हैं। 17 पर्यंत क्लासें लगती है। हॉकी के अलावा भी क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, सारे अपने PTI जी और मैं मिलके 17 पर्यंत क्लासें लगती है और 17 पर्यंत अल्टरनेटिव गेम्स खिलवाते हैं। तो कोशिश करिएगा आपसे कि रोज एक ऐसा पीरियड बन जाए और रोज जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनको रोज प्रैक्टिस करने के लिए मिल सके। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल कहूंगा कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो मोदी सरकार बहुत चीजें कहती है कि जो स्किल बेस्ड होना चाहिए, तो क्या वास्तव में स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, मैं इसके बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा बच्चों से
जो हमारी जो ये सरकारी विद्यालय है ना, इसके अंदर पढ़ने, एक साधारण सी बात है, यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे गरीब परिवारों के आते हैं। कोई भी यहाँ करोड़पति परिवार का तो बच्चा आता नहीं पढ़ने के लिए। और हमारे विद्यालय में सर नामांकन कितना है टोटल? 600 का नामांकन है। लेकिन मैं अभी लगभग 1 साल पहले यहाँ पर आया हूँ, मैं 1 साल हुआ मेरे को, और 600 तो मैंने कभी देखे नहीं यहाँ पे पूरे, क्योंकि ये बच्चे भाग ही जाते हैं इंटरवल के बाद में। हमारे प्रिंसिपल साहब इतने प्रयास करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन ये बच्चों की लापरवाही और इनके गार्जियन की लापरवाही मानता हूँ मैं ये चीज़। तो पहली बात, उनके गार्जियन को आप क्या कहेंगे? इन गार्जियन को ये कहूँगा, उनको ये तो पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या स्कूल से वापस टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ पास में ही। तो इंटरवल के बाद में जब खाना खाने जाता हूँ, बैग लेके कॉलोनी में घूमते हुए मिलते हैं मुझे, और गुटखा खाते हुए मिलते हैं। अब इन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर सवाना के अंदर आपके जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, उनमें से बल्कि हमारे हम राज्य सरकार की आरपीएससी की एग्जाम पास करके हम चयनित होके आए हैं। अब लेकिन बच्चों में भी तो ये रुचि हो गए कि भाई वो कुछ ग्रहण करना चाहें हमसे, तो हम पढ़ा इंटरवल के बाद में कई बच्चे तो भाग जाते हैं दीवारें कूद कूद के। प्रिंसिपल साहब ने कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी नहीं मानते बच्चे। और एक और बात, अब शिक्षा पद्धति की आपने बात की, तो मेरा मानना तो ऐसा है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। जैसे बच्चों के लिए एक तो रोजगार के लिए जो ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हैं, सारी सब्जेक्ट में एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, इनको मतलब एक तरह से तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ाएं, समझा के कंसेप्ट क्लियर करते हुए बच्चों का, ताकि बच्चों की रुचि बढ़े और आगामी आरएएस पीसीएस एग्जामों में बच्चे सफल होंगे। बस यही है। जैसे जो ओपन स्कूल का एक पैटर्न चालू किया है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको एडमिशन देके उसको परीक्षाएं पास करवाई जाती है, तो ये पैटर्न लाने की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी, या फिर इस पैटर्न में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये पैटर्न सरकार ने इसलिए शुरू किया है कि इसमें किन्हीं कारणों से, विशेष परिस्थितियों जो बाल्यकाल में अध्ययन रेगुलर नहीं कर पाते हैं, उनको वापस अध्ययन से जोड़ने के लिए इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक मिनिमम उम्र है, 10th क्लास में 14 साल से ऊपर का और 12th में 15 साल से ऊपर का। हाईएस्ट कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है और अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। तो ये जो पैटर्न है, इसमें जो लोग पढ़ने की रुचि दिखा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी उम्र तक के आ रहे हैं? इसमें सभी उम्र के आ रहे हैं। जो शिक्षा की उम्र में शिक्षा लेने से वंचित रह गए वो भी आ रहे हैं, और कुछ बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। और उनसे मैंने पूछा भी सही कि आप अब शिक्षा लेके क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान आवश्यक होता है और निरंतर प्राप्त करते रहना चाहिए। यानी कि ज्ञान किसी भी उम्र में लिया जा सकता है, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। नहीं, पर वो ये भी चीज तो हो सकती है कि ज्ञान लेने के लिए परीक्षा ही देना जरूरी क्या होती है? जैसे 10वीं पास कर ली, पास होना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी देखो, आजकल ज्ञान वैसे ही है या नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है, प्रमाणित होना जरूरी होता है। तो इससे आपको प्रमाण पत्र मिलता है 10th का और 12th का, वो राजस्थान में सभी जगह मान्य है। जहाँ 10th की योग्यता है वहाँ आपके पास 10th का ज्ञान है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसमें भागीदार नहीं हो सकते। जैसे अब किसी को आगे जाके पीएचडी वगैरह करनी है, तो फिर ये पड़ाव तो पहले पार किए हुए होने जरूरी होते हैं। बिल्कुल जरूरी होते हैं सर। पीएचडी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है, और ग्रेजुएशन के लिए सीनियर जरूरी होता है, सीनियर के लिए 10th जरूरी होता है। ये तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ही चढ़ा जाता है।